नमस्कार दोस्तों। डिस्कशन कर रहे हैं हम इंडियन एक्सप्रेस का अप्रैल मंथ का करंट अफेयर मैगजीन का डिस्कशन, जिसमें हम जो है मार्च तक का पूरा जो करंट अफेयर दिया हुआ है उसको डिस्कशन कर रहे थे। इस सीरीज में हमारा है अब इकोनॉमी। हमने इसके पहले पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन डिस्कशन कर चुके हैं। इकोनॉमी के अंतर्गत जो है पहला इसमें है न्यू जीडीपी डाटा सीरीज रिलीज। जीडीपी का जो डाटा सीरीज है बेस ईयर है उसको रिवाइज किया गया है। अब इसके अंतर्गत जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो कि डाटा रिलीज करती है उसके द्वारा जो है बेस ईयर शिफ्ट करके 2011-12 से जो है चेंज करके 2022-23 रख दिया गया है। जीडीपी कैलकुलेशन का बेस ईयर क्या हो गया है, 2022-23 हो गया है। 2022-23 जीडीपी जो रिसेट किया गया है ये जो है मॉडर्न इकोनॉमिक प्रैक्टिस जो है कंपाइलेशन का इंटरनेशनल प्रैक्टिस उसको फॉलोअप कर रहा है। किस बेसिस पे कि पहले हमारा जो जीडीपी कैलकुलेशन मेथड होता था वो सिंगल डिफ्लेशन मेथड हुआ करता था, उसको रिप्लेस करके जो है अब डबल डिफ्लेशन मेथड जो है अडाप्ट कर लिया गया है। ये क्या है इसको हम अभी बाद में समझते हैं। पहले ये है कि नई जीडीपी सीरीज़ के हिसाब से जो है इंडियन इकोनॉमी ग्रू 7.8% इन अक्टूबर दिसंबर 2025 जो क्वार्टर था, थर्ड क्वार्टर जिसको बोलते हैं। जैसे 12 महीने का जो साल होता है, 12 महीने का जो साल है उसको क्वार्टरली जो है 4 क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें अक्टूबर जो दिसंबर होता है वो थर्ड क्वार्टर होता है। विथ ग्रोथ फॉर द 2025-26 के लिए जो होल जो है 7.6% था। रियल जीडीपी ग्रोथ जो है रिवाइज किया गया है 7.6% और एस्टिमेटेड ग्रोथ फॉर द फाइनेंशियल 2025 और 26 का जो है वो एस्टिमेट किया गया है 7.1% से बढ़ा करके 7.6%। न्यू जो मेजरमेंट फ्रेमवर्क जो है अडाप्ट किया है उसके अंतर्गत एक्यूरेसी को बूस्ट करने के लिए जो है डबल डिफ्लेशन मेथड को अडाप्ट किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है डबल जैसे होता क्या है कि मान लीजिए कोई चीज़ आउटपुट है, हमारी आउटपुट को हम जो है अपनी जीडीपी मानते हैं। तो समझ अगर व्हीट है तो व्हीट से हमारा जो है ब्रेड बना, तो ब्रेड हमारा जो है वो हमारा आउटपुट हुआ, हमारी जीडीपी हुई। पहले जो कैलकुलेशन मेथड हुआ करता था कि जो हमारी फाइनल वैल्यू है उसमें से हम इनपुट को माइनस करते थे, इनपुट का जो कॉस्ट जो है माइनस करने के बाद हमारी जो वैल्यू आती थी उसको हम जीडीपी काउंट कर लेते थे। लेकिन इंटरनेशनल जो प्रैक्टिसेस है उसके हिसाब से भी और जनरल आप समझिए कि किसी कारण से जो है व्हीट का प्राइस अगर 20,000 रुपये है मान लीजिए, और इनपुट कास्ट हमारा जो है 20,000 रुपये है और 40,000 रुपये है जो है हमारा हमारा जो ये ब्रेड है उसका प्राइस है, तो हमारा टोटल जीडीपी जो है यहाँ पे 20,000 रुपये आता था। क्यों? क्योंकि 20,000 हमारा इनपुट है, 40,000 हम उसको वैल्यू ऐड करने के बाद 40,000 रुपये हो गया और माइनस कर देने के बाद 20,000 हमारी जीडीपी आ गई। अब किसी कारण से जो है व्हीट का प्राइस बढ़ गया, व्हीट का प्राइस बढ़ गया 30,000 रुपये और हमारा जो है टोस्ट जो ब्रेड वगैरह जो बन रहा था उसका वैल्यू 40,000 ही है मार्केट में, तो यहाँ पर जीडीपी हमारी 10,000 शो करेगी। तो क्या हमने केवल 10,000 ही वैल्यू एडेड किया? नहीं, यहाँ पर क्या है कि इन्फ्लेशन जो है रॉ मटेरियल का बढ़ गया, लेकिन हमारा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसका इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा। इसकी वजह से हमारा जीडीपी जो है कम दिखता था। तो यहाँ पर जो इस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए क्या किया गया है कि इन्फ्लेशन से जो एडजस्टमेंट होगा वो हमारा आउटपुट भी होगा और इनपुट भी होगा। तो दोनों को जो है इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद जो है कैलकुलेशन निकल करके आएगा वो हमारा जो है डबल इन्फ्लेशन मेथड होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, जो है हमारा इनपुट कॉस्ट जो है वो 50% बढ़ गया है। जो हमारा व्हीट 20,000 रुपये हुआ करता था वो अभी 30,000 रुपये हो गया है। तो हम 30,000 को क्या है कि 1.5 से डिवाइड करेंगे, तो फिर हमारा 1.5 से डिवाइड करने के बाद फिर वो 20 के आ जाएगा और 40 के हमारा जो है आउटपुट था, इसके अकॉर्डिंगली हमारा फिर से 20,000 का जो है जीडीपी रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो ये डबल डिफ्लेशन मेथड जो है अडाप्ट किया गया है। और जो न्यू सोर्स ऑफ डाटा और सर्वे को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है, मतलब जहाँ जहाँ से डाटा हम कलेक्ट करते हैं उस डाटा कलेक्शन सेंटर को और इनलार्ज किया गया है। इसके अंतर्गत जो है इनकॉर्पोरेटेड डाटा फ्रॉम द जीएसटी, ई वाहन, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज जो अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर हुआ करते थे, फिर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये सब चीज़ों को भी इंक्लूड कर लिया गया है इसमें। साथ साथ जो है इंटीग्रेटिंग नेशनल अकाउंट डाटा विद द सप्लाई एंड यूज टेबल, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है ये कर रहा है कि ये जो डाटा जो है कंप्रीहेंस जो हम कंपाइल कर रहे हैं, जो ग्लोबल डिस्क्रिपेंसी हुआ करती थी हमारे डाटा कंपाइलेशन में कंपेयर देन जो वर्ल्ड की डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको अडाप्ट करके जो है एक सही दिशा में जो है कदम इसमें बढ़ाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज़ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। ये जो है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होता है कि जैसे कि क्रूड ऑयल के लिए लगभग हम 88% जो है अपने जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं। कितना? 88% लगभग जो है हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसे क्षेत्रों से निकल कर आते हैं समुद्र के रास्ते से जहाँ पे हमेशा जो है वार का जो है इशू रहता है, ग्लोबल टेंशन रहता है। तो उसके लिए जो है स्ट्रेटेजिकली जो है पेट्रोलियम के रिजर्व बनाए जाते हैं इंडिया में, ताकि जो है हम अपने एटलीस्ट जो है मतलब जितना ज़्यादा हम बना लें उतनी अच्छी बात है, लेकिन जो है कुछ दिनों के लिए जो है हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व रहे, ताकि जो है इन क्राइसिस हम जो है इसको यूज कर पाएँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा जो है राज्यसभा में 23 मार्च को जो है ये बोला गया है
कि इंडिया के पास जो है 5.3 मिलियन टन जो है क्रूड ऑयल की कैपेसिटी है और करेंटली जो है 3.37 मिलियन टन जो है ऑयल जो है हम रिजर्व करके रखे हैं। जस्ट जो है 2/3 हमारी जो है ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी के जो जितनी कैपेसिटी है उसका 2/3 जो है हमारे पास अभी रिजर्व में है। कितना कैपेसिटी है हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए? 5.33 मिलियन टन क्रूड ऑयल। ये जो पेट्रोलियम रिजर्व होता है एक तरीके का बफर स्टॉक होता है फॉर शॉर्ट टर्म सप्लाई स्टॉक। इन द सेंस कभी वार हो गया, जैसे कि अभी ईरान इजराइल में लड़ाई चल रहा है, इसके पहले यूक्रेन और रसिया का जो चल रहा था, तो इसके चलते जो शॉर्ट टर्म सप्लाई स्टॉक होता है उससे फाइट करने के लिए, उससे एडजस्ट करने के लिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाए जाते हैं। इंडिया के पास अभी जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, 3 स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। कहाँ कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में स्थित है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो है 1.33 मिलियन टन का है। बेंगलुरु, जो कि ये गलत दिया है आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु जो कि कर्नाटका में 1.5 मिलियन टन का है, और पडूर कर्नाटका में जो है 2.5 मिलियन टन का जो है हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोडक्ट। और ये जो है ये तीनों रिजर्व को मिला करके 9.5 डेज़ का जो है हमारे पास क्रूड ऑयल की जो सप्लाई होनी चाहिए वो 9.5 डेज़ का यहाँ पर है। और पूरा अगर देखा जाए जितना भी जो इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वगैरह है और एक्सप्लोरेशन कंपनी है उनके पास जो रिजर्व है और इसको मिला करके जो है स्ट्रेटेजिक रिजर्व को मिला करके हमारे पास टोटल 76 डेज़ का जो है पेट्रोलियम रिजर्व है। 74 डेज़ का जो है हमारे पास पेट्रोलियम रिजर्व प्रोडक्ट है। ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसके बेंचमार्क के हिसाब से जो है एटलीस्ट कंट्रीज़ को जो है 90 डेज़ का जो है नेट इंपोर्ट जितना भी करते हैं क्रूड ऑयल उसका 90 डेज़ का जो है इनको रिजर्व रखना है। क्योंकि इंडिया जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का क्या है, एसोसिएट मेंबर है, फुल टाइम परमानेंट मेंबर नहीं है, एसोसिएट मेंबर है इंडिया इसका। इसलिए जो है अभी इसको मतलब जो है 74 डेज इसके लिए सफिशिएंट है। इंडिया को जो है अगर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का परमानेंट मेंबर बनना है तो इसे एटलीस्ट जो है 90 डेज तक का जो है अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाना पड़ेगा। ये जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है इसका कंसेप्ट जो आया था 1973 में, जब फर्स्ट टाइम जो ऑयल क्राइसिस निकल करके आया था, तो वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है हैज़ बीन टैप्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट गल्फ वार के दौरान जो है वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है उसको यूज किया गया था। फिर कैटरीना हरिकेन जो आया था 2005 में, उसके बाद 2022 में जो है ग्लोबल प्राइजेस जो है उस बढ़ गया था, उसके वजह से भी जो है इसको जो है टैप किया गया था, इसको यूटिलाइजेशन किया था और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है। इंडिया में जो है ISPRL इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है ये जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो कि ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा जो है बिल्डिंग और मैनेजिंग करती है स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज को। और ये जो है एक तरीके जो है कैवरन टाइप का होता है, रॉक का बना हुआ, जिसके अंतर्गत जो है अंडरग्राउंडली जो है स्ट्रेटेजिक रिजर्व के रूप में जो है क्रूड ऑयल को स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट है सप्लाई डिसरप्शन ऑफ द हीलियम। अभी जो वार चल रहा है ईरान इजराइल USA का, उसके दौरान जो है हीलियम का जो है सप्लाई डिसरप्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हीलियम इंडिया में जो आता है 1/3 जो है वो आता है कतर से। कतर जो है एक वन ऑफ लार्जेस्ट हीलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। हीलियम जो है एक तरीके से जो है अबंडेंटली जो है गैस अवेलेबल इन्वायरमेंट में है, लेकिन अर्थ पे वो नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसको एक्सट्रैक्शन जो है कॉस्टली पड़ जाता है। पहले कंटेक्स्ट समझते हैं कि ग्लोबल सप्लाई में जो है हीलियम का शॉर्टेज क्यों हो सकता है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है, जिसके चलते सीवियर रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड थ्रू द गल्फ ऑफ हॉर्मुज। गल्फ ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जो भी ट्रांजिशन हो रहा है उस ट्रांजिशन पे एक तरीके से अभी प्रतिबंध लगा हुआ है। उसकी वजह से हीलियम का ट्रांजिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कतर से आता है। हीलियम का हम ज़्यादातर यूज जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो MRI होता है उसके स्कैनिंग में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर एज ए कूलेंट जो है इसका यूज किया जाता है हीलियम का। हीलियम जो है कतर के थ्रू आता है और कतर जो है वर्ल्ड का एक तरीके से टॉप मोस्ट जो है सप्लायर है। हीलियम जो गैस है वो कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, मतलब जो है उसका कलर भी नहीं होता है और उससे कुछ स्मेल भी नहीं आती है। और ये जो नोबेल गैस की कोई सीरीज है उसके अंतर्गत जो है फर्स्ट ऑफ द 6 नोबेल गैस जो है पीरियडिक टेबल में आते हैं, उसमें ये मतलब पाया जाता है। और नॉन रिन्यूएबल है, मतलब इसको जो है रिन्यू नहीं किया जा सकता है, ये एग्जॉस्टेबल है। और जबकि विश्व में जो है जो कि सेकेंड मोस्ट एविडेंट एलिमेंट है, उसके अलावा भी उसके बाद भी जो है ये रेयर होता है ऑन अर्थ। और इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? इसको जो है क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन के माध्यम से जो है जो नेचुरल गैसेस होती हैं उनको जो है क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन किया जाता है, उसके थ्रू इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कतर इज़ द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का जो है कतर जो है 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। फर्स्ट नंबर पे जो है USA है, सेकंड नंबर पे रसिया है और थर्ड पे कतर है। और नेचुरल गैस को वो क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन के माध्यम से जो है हीलियम में कन्वर्ट करता है और वही जो हीलियम जो है लिक्विड स्टेट में जो है आकर के MRI मशीनों पे जो है एज ए कूलेंट जो है काम करता है। तो इसके साथ ही हमारा जो है हमारा इकोनॉमिक्स जो डिस्कशन कर रहे थे करंट अफेयर का मार्च महीने का जो था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया।